हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं केम आइडिया। आज हम रसायन विज्ञान के कुछ प्रीवियस ईयर्स यानी विगत वर्षों में बीते गए जो बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को लाए हैं। तो आप इनको देखिए और इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए या फिर कहीं पर कॉपी में सारे क्वेश्चन को नोट करिए, क्योंकि यह पिछले 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं इन 10 ईयर्स में, इनको हम लाए हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वह है कौन सा, अम्ल क्षार और लवण से। ठीक है, एसिड बेस एवं साल्ट से पिछले 10 वर्ष में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं आपके सामने, और आप उनको क्या कर सकते हैं, एक बार करने का प्रयास कीजिए जितना क्वेश्चन आ रहा है। बाकी जो नहीं आ रहा है उनको कहीं पर लिख लीजिए इस सारे क्वेश्चन को और बाद में करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का आपको सबसे पहले रासायनिक नाम बताना है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपको बताना है, और इसका जो है फार्मूला बताना है, यानी सूत्र का मतलब उसका फार्मूला क्या होता है, और इसके निर्माण की विधि और इसके बनाने की विधि का आपको वर्णन करना है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है आपको वो बताना है, और इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला जो होता है वो ये होता है CaOCl2, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। उसके बाद जो इसका फार्मूला हो गया ये CaOCl2 हो गया, और बनाने की विधि, इसको कैसे बनाएंगे आपको ये भी बताना है कि इसके निर्माण की विधि को बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, बुझे हुए चूने पर CaOH का ट्वाइस, जब हम क्या करते हैं इस बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, तब हमको क्या प्राप्त होता है भाई, विरंजक चूर्ण। तब हमको बन जाता है विरंजक चूर्ण। तो ये बनाने की विधि भी है। तो मैंने इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बता दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। जब बुझे हुए चूने पर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखिए और इसका उपयोग बताइए। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के बारे में बताना है। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है भाई, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये फार्मूला है। इसी को बनाने की विधि बतानी है और इसका उपयोग लिखना है। तो मेरे भाई इसको बनाते कैसे हैं, जब हम करते क्या है, जिप्सम पर, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 जिप्सम पर, CaSO4 इंटू 2H2, ये जिप्सम है। जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इसको गर्म करते हैं, 373 केल्विन टेम्परेचर पर, माफ़ कीजिएगा, 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको गर्म करते हैं तो जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। तो हमको क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये है जिप्सम का फार्मूला, जिसको मैं हरे रंग से डब्बे में पैक किया हूँ। ये है क्या, जिप्सम। जब जिप्सम को क्या करते हैं, 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है भाई, तो वो निर्माण हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में POP भी बोलते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है, ये जो मैंने डब्बे में ये इंपॉर्टेंट जहाँ पर लिखा हूँ मैं, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और बाकी तो सब इतना ही क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझसे जो पूछा था वही मैं बता दिया कि इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि लिखी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का यही आंसर है। और उपयोग में आप जानते हैं कि जब हड्डी वड्डी टूट जाती है किसी का, कहीं पर फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का उपयोग करते हैं। या फिर दीवार की पुताई में सतह को चिकना करना है तो भी हम इसका उपयोग करते हैं। या फिर खिलौने और मूर्ति को बनाना है तो भी हम किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सारा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि pH 4 वाले विलयन में H+ आयन की सांद्रता को बतानी है और विलयन की प्रकृति भी बतानी है। मतलब किसी विलयन का pH 4 है तो उस विलयन में H+ आयन की सांद्रता क्या होगी आपको ये बताना है। H+ आयन की सांद्रता को निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला पता है कि pH बराबर होता है माइनस लॉग
माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इस फार्मूले का उपयोग करके pH की वैल्यू 4 दी हुई है, रख करके आप जो है क्या निकाल सकते हैं, H प्लस आयन का सांद्रता। जब निकालेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा H प्लस का कंसंट्रेशन, वो कितना आ जाएगा भाई, 10 के पावर -2। कितना आ जाएगा, 10 के पावर -4 दिया हुआ है, तो 10 के पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस विलेन की प्रकृति भी बतानी है। तो मेरे भाई pH जब pH 4 है, pH जब 4 दिया हुआ है, यानी ये 7 से कम है, तो विलेन कैसा होगा भाई, तो विलेन जो होगा वह क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी अम्लीय होगा। विलेन कैसा होगा, एसिडिक यानी अम्लीय विलेन होगा, एसिड होगा वो। ठीक है, तो इसका जो विलेन होगा वह कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों सुनिश्चित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो मेरे भाई क्वेश्चन ये है कि जैसे एक बीकर है, इस बीकर में जो है ये है जल, ठीक है, और एक बीकर है, इस बीकर में मैंने ले लिया, मान लीजिए कि ये है HCl। ठीक है, कोई भी एसिड हो सकता है, मान लीजिए मैंने HCl ले लिया। तो जब इसका तनुकरण होता है, तनुकरण मतलब जैसे HCl को तनु करना है, तो तनुकृत करते समय हम क्या सुनिश्चित करते हैं कि हमेशा क्या करेंगे, हम इस एसिड को बूंद वाइज इस पानी में क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, डालेंगे। क्योंकि भाई जब एसिड, अगर हम मान लीजिए इस पानी को, अगर पानी को डायरेक्ट मैं बता दूं आपको, इस पानी को अगर हम जल में डालेंगे तो जो एसिड होगा वो छलछलाकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और बाहर आ जाएगा और हम क्या हो सकते हैं, उससे जल भी सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड को क्या करते हैं, पानी में धीरे धीरे डालते हैं। ठीक है, तो जिससे अम्ल जो होता है वह तनु भी हो जाता है और हम सुरक्षित भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमारा यही है कि एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता आपको दिया हुआ है। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता OH माइनस आयन के जो कंसंट्रेशन है वो दिया हुआ है 1×10⁻⁻10। ठीक है, 1×10⁻⁻10। तो हमसे पूछ रहा है कि इस विलेन का pH क्या होगा। तो इस विलेन का pH आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि POH बराबर पहले POH बराबर होता है क्या, बराबर होता है माइनस लॉग, मैं इधर लिख रहा हूँ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये फार्मूला होता है माइनस लॉग OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। फिर जब फर्स्ट फार्मूला ये लग जाएगा तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा मेरे भाई, यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या, आप निकाल लेंगे POH। फिर POH निकल जाएगा तो आपको पता है कि POH प्लस pH बराबर क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, pH प्लस POH बराबर क्या होता है, 14। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, pH को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको POH की वैल्यू मिल जाएगी। पहले इक्वेशन से आपको POH की वैल्यू निकल जाएगी, फिर दूसरे से आप pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप निकाल करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में। मैंने 10 साल में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड हुए हैं किसी न किसी सेट में, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को लाया हूं। तो आप इन क्वेश्चन को देखिए और इनको सॉल्व करिए, ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड के पेपर में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको 100% सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको बताना है कि अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा लिखिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो मेरे भाई अम्ल और क्षार क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं अम्ल क्या होते हैं। आधुनिक परिभाषा मतलब आर्हेनियस थ्योरी लिखनी है। तो आधुनिक परिभाषा जब भी पूछेगा तो आप आर्हेनियस थ्योरी लिखेंगे, आर्हेनियस की परिभाषा बताएंगे, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं। तो आर्हेनियस ने कहा था कि जैसे ये है जल, ठीक है, ये है जल, और इसमें आप क्या करिए, किसी भी मैटर को डिसॉल्व कीजिए। जैसे ये एक पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ को आप क्या करिए, इस पदार्थ को इस पानी में डालिए, और ये पदार्थ जैसे ही पानी में गया, पानी में जाने के बाद अगर ये H+ आयन दिया तो ये क्या कहलाएगा भाई, अगर ये H+ आयन दिया
तो ये अम्ल कहलाएगा। तब ये जो मैटर है, इस मैटर को हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी पदार्थ को हम जल में डालें और वो जल में जाने के बाद अगर वह OH माइनस आयन देगा तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? अब यह पदार्थ क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। अगर H प्लस आयन देगा यानी हाइड्रोजन आयन देगा तो क्षार कहलाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन देगा यानी OH माइनस आयन देगा तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। माफ कीजिएगा, अगर H प्लस आयन देगा तो वो कहलाएगा अम्ल कहलाएगा। अगर H प्लस आयन दिया तो वो अम्ल होगा, अगर OH माइनस आयन दिया तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा था और उदाहरण भी पूछा था। तो आप उदाहरण, आपको पता है कि अम्ल के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, और ESCN हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है, और H2CO3 हो गया, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और क्षार के भी उदाहरण आप दे सकते हैं। क्षार के उदाहरण क्या हो सकते हैं? मैं इधर लिख रहा हूँ क्षार के जैसे एग्जाम्पल हरे रंग से लिख रहा हूँ मैं, कि OH, NaOH, ठीक है, MgOH का ट्वाइस, ये सभी क्या है? क्षार के एग्जाम्पल है। आप इन सभी को लिख सकते हैं। MgOH का ट्वाइस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ MgOH ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्षार के उदाहरण है। तो उदाहरण भी हो गया, तो क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेरे दोस्त, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है सोडियम NaHCO3, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट बोलिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो मेरे भाई, जैसे इसको गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करेंगे तो ये बन जाता है Na2CO3 बन जाता है। क्या बन जाता है? Na2CO3 प्लस में वाटर जो होता है ये क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा। ये सोडियम बाई कार्बोनेट है, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो देखिए ये हो गया, ये अभिक्रिया का समीकरण भी हो गया जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, बस इतना ही लिखना था। तो गर्म करने पर क्या होता है? तो भाई गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इस अभिक्रिया का समीकरण आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा किस प्रकार तैयार किया जाता है? बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा, या आप बोल सकते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडे का फार्मूला जो अभी मैंने लिखा था यही है, NaHCO3। इस खाने वाले सोडे को आपको बताना है कि कैसे तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और इसका उपयोग भी लिखना है, और बेकिंग सोडा का अन्य नाम भी बताना है। और इसका अन्य नाम तो आपको पता ही हो गया, बेकिंग सोडा का अन्य नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा, बहुत सारे नाम है, इन सभी नामों से जाना जाता है। और बेकिंग सोडा एक तो आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन में। तो ये सभी इसके नाम है, और इसका उपयोग भी आपको बताना है। ठीक, और इसके बनाने की किस प्रकार बनाया जाता है, तैयार कैसे किया जाता है? तो मेरे भाई, तैयार कैसे किया जाता है? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस द्वारा इसको तैयार किया जाता है। आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बनाने की विधि है, तो एक और बनाने की विधि है, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा भी तैयार किया जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी से तैयार हो, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से धावन सोडा या बेकिंग सोडा का निर्माण भी है। इसका भी बनाने की विधि और उपयोग बताना है। तो मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा जो अभी तक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। ये बोर्ड में लगभग हर साल आता है। बोर्ड में मतलब हर साल आया हुआ है, ऐसा कोई वर्ष नहीं गया है जिस साल ये क्वेश्चन न आया हो। ये दोनों क्वेश्चन पक्का 100% आता है। ठीक है, तो आप इसको तैयार रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जिसको आप POP बोलते हैं या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? व्याख्या कीजिए। मतलब अर्धरोधी जिसमें जो है नमी ना हो। ठीक है, अर्धरोधी उसको बोलेंगे जिसमें नमी ना हो। नमी वाले बर्तन में नहीं रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो मेरे भाई, आपको ये बताना है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। इन सभी क्वेश्चन को आप देखिए और तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस निकलती है? तो जब भी कोई मेटल, आपको पता है कि जब भी कोई भी मेटल
अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी एसिड के साथ, मैं एसिड के साथ लिखता हूँ। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस देता है और सॉल्ट बनता है। तो कौन सी गैस निकलती है मेरे दोस्त? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उदाहरण आप दे सकते हैं कोई भी एक। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो मेरे दोस्त आपने पढ़ा होगा कि अगर इसके नीचे हम एक जलती हुई मोमबत्ती को लाएं और जलती हुई मोमबत्ती पर जब हाइड्रोजन गैस आती है तो आने के बाद यहाँ से पॉप की आवाज़ सुनाई देती है। किसकी आवाज़ सुनाई देती है? पॉप की आवाज़ सुनाई देती है। आप ये क्रियाकलाप किए होंगे और आपके टीचर ये पढ़ाए भी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार, ये भाई अम्ली, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है? यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। जल का व्यवहार अम्ल का जो व्यवहार है अम्लीय क्यों होता है? जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है? आपको ये बताना है कि जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है। तो मेरे भाई जैसे कोई भी अम्ल है तो जल की उपस्थिति में, जैसे ये जल में है तो अम्लीय क्यों कहलाएगा अम्लीय? क्योंकि मेरे भाई ये H+ आयन दे रहा है। तो H+ आयन की उपस्थिति के कारण जल का व्यवहार, जो अम्ल है वो जल की उपस्थिति में उनका व्यवहार कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, ये बार बार लगभग हर साल क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा गया है बोर्ड में। मैं उन्हीं क्वेश्चन को केवल लाया हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पीएच पैमाना क्या होता है? उदासीन, अम्लीय और क्षारीय विलयनों के लिए पीएच का परास बताइए। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। पीएच पैमाना बताना है क्या होता है, और पीएच मूल्य भी पूछता है कभी कभी। पीएच मूल्य यानी पीएच वैल्यू को भी पूछता है। पीएच मूल्य या फिर पीएच वैल्यू, कुछ भी बोले वो एक ही चीज़ है। ठीक है, वो भी पूछता है, वो क्या होता है? तो आपको पता है कि पीएच मूल्य या पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच मूल्य जो होता है वह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के क्या होता है? बराबर होता है ये। ठीक है, ये पीएच मूल्य या पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन के लिए भाई, उदासीन के लिए पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय के लिए जो होता है वह 7 से कम होता है, 7 से कम, और क्षारीय के लिए 7 से अधिक हो जाएगा। बस यही बताना था आपको पीएच का परास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। कोई भी अभिक्रियाशील, मतलब जो क्रियाशील धातु है उसको किस में डाला जाता है भाई? उसको डाला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl के विलयन में डाला जाता है। तो कौन सी गैस निकलती है? तो अभी मैंने बताया, जब भी कोई क्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वहाँ पे साल्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, साल्ट बनेगा। और फिर इसके साथ फिर उसके साथ आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो आपको आयरन के साथ, Fe के साथ H2SO4 का समीकरण भी लिखना है। तो बताइए आगे क्या बनेगा, आपको यही बताना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या बनेगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पर बनेगा Fe2SO4 बनेगा। क्या बनेगा? Fe2SO4 थ्राइस। ऐसा देखिए, ऐसे बनेगा Fe2SO4 थ्राइस, या आप बोल सकते हैं थ्राइस। हाँ, थ्राइस बनाइए, क्योंकि आयरन 3+ Fe2SO4 बनाइए। Fe2SO4 ट्वाइस बनेगा। ठीक है, 2 तो 2 से कट जाएगा तो लास्ट में आपको क्या बन जाएगा? Fe2SO4 बनेगा। क्या बनेगा? Fe2SO4, और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगी। ठीक है, इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, आयरन के साथ भी, जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करती है तो रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। मेरे दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके साथ अगर हम जल की अभिक्रिया करवाएं H2O के साथ, तो मेरे भाई ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके CaSO4 इंटू आगे रहेगा 2H2O बना लेता है। ये इसको हम कहते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, इसको हम कहते हैं जिप्सम। क्या बना लेता है? जिप्सम। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है, जिसका समीकरण ये रहा आपके सामने जो लिखा हुआ है। इस समीकरण को ही पूछ रहा था। ठीक है, तो यही बनेगा। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाने के सोडे के 4 रासायनिक गुण को लिखिए और रासायनिक समीकरण को भी दीजिए। जो खाने वाला सोडा है यानी NaHCO3, ये खाने का सोडा है। इस खाने वाले सोडे के 4 रासायनिक गुण को लिखना है, भौतिक गुण को नहीं, रासायनिक गुण। जैसे पहला इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो मेरे दोस्त आप सब पढ़े हैं, आप सब के सब पढ़े हैं, जल के साथ अभिक्रिया भी पढ़े हैं। जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल बनता है। आपको पता है प्रबल क्षार यानी NaOH बनता है यहाँ पे, और H2CO3 बनता है। आपको ये पता है जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो, ठीक। उसी प्रकार जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जैसे HCl के साथ रिएक्ट करवाइए तो क्या होता है। तो ये एक क्षार है और यह एक अम्ल है, रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साल्ट बन जाता है, और उसके साथ ही H2O बन जाएगा। क्या बनेगा, H2O, ठीक है दोस्तों। तो यही ऐसे ही 4 रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है। फिर आप हीट कर सकते हैं इसको, जब गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो ये बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आप पढ़े हैं ऐसे ही 4 रासायनिक अभिक्रिया को क्या करनी है, लिखनी है। 4 रासायनिक गुणों को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और समीकरण भी लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही समीकरण भी लिखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा स्थिर रहती है, क्यों। तो आपको बताना है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण की ऊष्मा। तो आपको पता है कि उदासीनीकरण की ऊष्मा क्या होती है भाई, जब क्या होते हैं, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उससे जो ऊष्मा रिलीज होती है, जो ऊष्मा निकलती है, उसी को उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। और इसका जो मान होता है वह -13.6 किलो जूल प्रति किलो जूल होता है। -13.6 किलो जूल होता है। कितना होता है, किलो जूल होता है, ठीक है दोस्तों। ये इतना होता है, -13.6 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल होता है। तो आपको ये बताना है ये जो है ये स्थिर क्यों रहता है। तो भाई क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा हमेशा जो है वो सॉल्ट का निर्माण होता है। अगर दुर्बल अम्ल होता है तो भी, जैसे एक प्रबल हो जाए और एक दुर्बल हो जाए तो भी सॉल्ट बनेगा, पर उसके लिए उदासीनीकरण की ऊष्मा कुछ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि वो जो उसमें जो दुर्बल होगा ना, प्रबल वाला क्या करेगा, उसको आयनित करेगा। तो आयनित करने में कुछ ऊष्मा जो हो जाती है, उस ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर उदासीनीकरण की ऊष्मा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रीज़न था, आप इसको ढूंढ सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। ये सारे इजी क्वेश्चन है जो कि हर साल बोर्ड में पूछे गए हैं, इसको देखते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नौसादर की NaOH और CaOH का ट्वाइस के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। नौसादर का फार्मूला होता है, नौसादर को हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NH4Cl। ये नौसादर है, ये क्या है, नौसादर है। इस नौसादर का हमको NaOH के साथ अभिक्रिया लिखना है। किसके साथ, NaOH। तो जब ये NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा मेरे दोस्त, जब ये NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा क्या, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और प्लस में क्या बन जाएगा भाई, NaCl। प्लस में क्या बन जाएगा, NaCl। ये पहला रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बुझे हुए चूने के साथ आप रिएक्शन करवा सकते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 बन जाएगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर वहाँ पर भी यही सेम बनेगा, जो उत्पाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बस उत्पाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CaCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे NH4Cl, ठीक है, इसकी अभिक्रिया CaOH के ट्वाइस से करवाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा क्या, ये बनेगा, और साथ में ये भी बनेगा, जो मैं ये जो है ना, ये भी बनेगा, और साथ इसके साथ ही क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। क्या बनेगा, CaCl2, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बनेगा CaCl2, ठीक है, प्लस में ये इसके साथ ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे CaCl2 बनता है और यहाँ NaCl बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों में क्या होता है, सेम बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? तो मेरे दोस्त जल का आयनिक गुणनफल Kw ये क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? तो आपको पता है कि H+ डॉट OH माइनस, H+ और OH माइनस का गुणनफल, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल को क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीएच की परिभाषा दीजिए। देखिए आ गया पीएच वैल्यू क्या होता है। तो इससे पहले ही हमने बताया था कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं भाई? पीएच कहते हैं। ठीक है, तो आपको पीएच पूछा था, पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से क्या संबंध है? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंध ये लिख दिया गया है, पीएच बराबर ऋणात्मक लघुगणक के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैं फिर से बता दूं आपको, ये बोर्ड में पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है। आप इसको संभवतः तैयार कर लीजिए, 100% क्वेश्चन इसी के अंदर से आपके पेपर में आएंगे। आप इसको लिख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको अगर अच्छा करना है तो इन क्वेश्चन को तैयार करिए, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है, बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल तथा क्षार सूचक क्या होते हैं? यानी आपसे अम्ल क्षार सूचक पूछ रहा है, मतलब आपसे जनरली पूछ रहा है कि सूचक क्या होते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार सूचक या सूचक क्या होते हैं वहीं, तो आपको सूचक की परिभाषा बतानी है। ठीक है, अम्ल क्षार की प्रबलता तथा आयनन की मात्रा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अम्ल तथा क्षार की प्रबलता, कौन अम्ल जो है प्रबल होता है और कौन क्षार जो है प्रबल होता है, आपको ये बतानी है। आयनन के आधार पर बतानी है। तो मेरे दोस्त आपको पता है आयनन के आधार पर कि ऐसा कोई भी अम्ल आयनन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल और एक दुर्बल। एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। ठीक है, और आपको प्रबल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा पता है। तो आपसे केवल प्रबल के बारे में पूछा है, तो आप प्रबल पर बताएंगे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होते हैं। तो ऐसा अम्ल जिसको जल में डाला जाए और वह पूर्ण रूप से आयनित हो जाए उसको क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। और ऐसा क्षार जिसको जल में डाला जाए और वह पूर्ण रूप से आयनित हो जाए वह क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार कहलाएगा। तो आयनन के आधार पर प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की पूछा था, आयनन के आधार पर, तो आपने बता दिया। तो इसका जो आंसर होगा आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि आयन सिद्धांत के आधार पर HCl अम्ल है और NaOH क्षार क्यों? क्योंकि भाई देखिए HCl है, जब इसको जल में डालेंगे, ठीक है, आयन सिद्धांत के आधार पर, तो ये जो है H+ आयन देगा। ठीक है, H+ आयन देगा, जबकि हम NaOH को जल में डाल रहे हैं। ठीक है, जब हम NaOH को जल में डाल रहे हैं तो ये क्या दे रहा है मेरे भाई? तो ये जो है जल में डालने पर OH माइनस आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? OH माइनस आयन दे रहा है। तो OH माइनस आयन दे रहा है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जल में डालने पर H+ जो है वह क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। जल में डालने पर HCl जो है H+ आयन दे रहा है, इसीलिए ये क्या है? इसीलिए ये अम्ल है। और NaOH को जब जल में डाला जा रहा है तो वो OH माइनस आयन दे रहा है, इसीलिए ये क्या है? क्षार है। तो इसका यही रीज़न है कि HCl को जब जल में डाला गया तो वो H+ आयन दिया, और OH माइनस आयन को जब डाला गया तो वो क्या दिया? वो जल में डाला गया तो वो OH माइनस आयन दिया, इसीलिए वो क्या है? क्षार है। तो ये आयनन सिद्धांत के आधार पर हमने बता दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौसादर का सूत्र लिखिए, ऊर्ध्वपातन के गुण को लिखिए तथा इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो मेरे दोस्त नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नौसादर का जो फार्मूला होता है वो होता है NH4Cl। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र भी लिख दिया मैंने, और इसका ऊर्ध्वपातन गुण बताना है। तो ये सीधे जब इसका ऊर्ध्वपातन किया जाता है तो सीधे ये ठोस से किस में चला जाता है? गैस में चला जाता है। और इसका जो रासायनिक समीकरण लिखना है वह NaOH के साथ लिखना है। तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NH4OH। ठीक है, उसके साथ ही क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। उसके साथ ही क्या बन जाएगा?
Cl, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। NH4OH उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये है रासायनिक समीकरण भी लिख गया, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमसे पूछ रहा है कि धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुओं के ऐसे जो नहीं करेंगे। मतलब हमको दो धातु का नाम बताना है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे। तो जितने भी क्रियाशील धातु हैं, जैसे सोडियम हो गया, आपने जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी जिसको बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ठीक है, उसके साथ ही कैल्शियम, Mg, Al, आयरन, जिंक, ये सब जो हैं, ये सभी धातुएं जो हैं ये क्या है, क्रियाशील है, ये अम्ल के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। पर नहीं करने में जैसे कॉपर, ठीक है, कॉपर हो गया, कॉपर के बाद Ag, Au, ठीक है, Pt, ये सब जो हैं अम्ल के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर, ठीक है। तो ये इसका दो, अब किसी भी दो का नाम लिख सकते हैं। ये जल के साथ ये अम्ल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगी और ये हाइड्रोजन गैस नहीं देंगी, अम्ल के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचक क्या होते हैं आपको बताना है। एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचक, यानी एक उदाहरण की सहायता से सूचक को बताना है। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में रंग को परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, आप पढ़े होंगे सूचक क्या होते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ये हमें बतलाते हैं कि दिया गया विलयन अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। अब उसके बाद आप ले सकते हैं लिटमस पेपर का एग्जाम्पल, वहाँ से आप समझा सकते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है, नीला जो होता है वह किस में चेंज हो जाता है, लाल में, ठीक है। और क्षार की उपस्थिति में जो लाल लिटमस पेपर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, नीले में, ठीक है। ये उदाहरण है, आप इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके कारण अब ये 24 क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो आप इनको एकदम तैयार कर लीजिए। आपका अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एवं साल्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। तो आप इसको तैयार रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।